सोचिए, आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। सीटी बजती है, सामने से एक चमचमाती हुई ट्रेन आती है और कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए आंखों से ओझल हो जाती है। नाम है वंदे भारत। अब सवाल ये है, क्या यही ट्रेन भारत की वो ट्रेन है जो दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेनों को टक्कर दे सकती है? क्योंकि एक तरफ जापान की शिंकानसेन है जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ती है, तो दूसरी तरफ है चीन की फ्यूसिंग जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की कमर्शियल स्पीड तक पहुंच चुकी है। और हमारे सामने है वंदे भारत जिसकी मौजूदा सर्विस स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सीधी सी बात है, 320 के सामने 160 पहले मुकाबले में बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्योंकि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या किसी ट्रेन की पूरी औकात सिर्फ उसकी रफ्तार से तय होती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेन बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता दोस्तों। एक बड़ी मोटर लाइए, स्पीड बढ़ाइए और कहानी ख़त्म। लेकिन रेलवे की दुनिया इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि जब कोई ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है तो सिर्फ ट्रेन नहीं दौड़ रही होती, उसके नीचे पूरा का पूरा सिस्टम दौड़ रहा होता है। जैसे पटरी, सिग्नल, बिजली, ब्रेक, पुल, घुमावदार मोड़, सुरक्षा व्यवस्था और इन सब का आपस में तालमेल। ज़रा सी गड़बड़ और इतनी तेज़ रफ्तार पर छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी बन सकती है। यही वजह है कि वंदे भारत की कहानी केवल उसकी रफ्तार की कहानी नहीं है। असल में वंदे भारत को भारत की अपनी रेलवे परिस्थितियों के ध्यान में रखकर बनाया गया है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, वंदे भारत के लिए जापान या चीन की तरह कोई अलग 300 या 350 किलोमीटर प्रति घंटे वाला नया हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं बनाया गया। इसे भारतीय रेलवे की मौजूदा ब्रॉड गेज पटरी के हिसाब से ट्रेन सेट के रूप में विकसित किया गया। मतलब ट्रेन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसे चलाने के लिए हर जगह ज़मीन खोदकर नई रेलवे लाइन बिछाना ज़रूरी नहीं था। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वंदे भारत जिस पटरी पर चाहे वहीं 160 की रफ्तार से दौड़ पाएगी। किसी भी रूट पर असली रफ्तार उस रास्ते की पटरी, सिग्नल, मोड़, पुल, ट्रैफिक और दूसरे सुरक्षा मानकों पर निर्भर करती है। यानी ट्रेन आधुनिक हो सकती है, लेकिन पटरी और उसका पूरा रास्ता भी उतना ही तैयार होना चाहिए। और यही बात वंदे भारत को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा पुरानी ट्रेनों को याद कीजिए। आगे एक इंजन और उसके पीछे डिब्बों की लंबी कतार। इंजन पूरी ट्रेन को खींच रहा है, लेकिन वंदे भारत का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। इसमें ट्रेन को चलाने वाला सिस्टम सिर्फ आगे के एक इंजन में नहीं बैठा है। ट्रेन के कई डिब्बों में मोटर और ट्रैक्शन सिस्टम बांटा गया है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपल्सन। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन काम बड़ा ही सीधा है। ट्रेन के कई हिस्से खुद उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? तेज़ एक्सेलरेशन, यानी स्टेशन को निकलने के बाद ट्रेन अपनी रफ्तार जल्दी पकड़ सकती है। और ये बात सुनने में छोटी लग सकती है दोस्तों, लेकिन असली रेलवे में इसका बहुत मतलब है, क्योंकि हर जगह ट्रेन को घंटों अपनी अधिकतम रफ्तार पर दौड़ने का मौका ही नहीं मिलता। कहीं स्टेशन आ गया, कहीं पे मोड़ आ गया, कहीं ट्रैक की सीमा है, कहीं दूसरी ट्रेनें चल रही हैं, तो फिर कहीं मालगाड़ी रास्ते में है। तो ऐसे में सिर्फ ये मायने नहीं रखता दोस्तों कि ट्रेन कितनी तेज़ दौड़ सकती है, ये भी मायने रखता है कि वो अपनी रफ्तार कितनी जल्दी पकड़ती है और ज़रूरत पड़ने पर कितनी अच्छी तरह धीमी होती है। यही वजह है कि वंदे भारत को सिर्फ स्पीड के नंबर से आंकना थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प बात है, वंदे भारत सिर्फ भारतीय यात्रियों के बीच की ही चर्चा का विषय नहीं बनी है। आज जब कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आता है तो उसके लिए भारत का अनुभव सिर्फ ताजमहल, किले, मंदिर या पहाड़ देखने तक सीमित नहीं रहता। भारत में सफ़र करने का तरीका भी उसके अनुभव का हिस्सा बन जाता है और यही वंदे भारत दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक विदेशी पर्यटक दिल्ली से किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। खिड़की के बाहर भारत बदल रहा है। कहीं खेत दिखाई दे रहे हैं, कहीं छोटे कस्बे, कहीं पुराने शहर, कहीं नए पुल, और इसी बीच वो एक आधुनिक भारतीय ट्रेन में बैठा है। यानी उसे सिर्फ भारत की पुरानी विरासत नहीं दिख रही, उसे भारत का नया चेहरा भी दिखाई दे रहा है।
इसी वजह से भारत आधुनिक भारत की रेल यात्रा का एक आकर्षण हिस्सा बनती जा रही है हमारी वंदे भारत। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा कि हर विदेशी पर्यटक खासतौर पर वंदे भारत में बैठने के लिए भारत आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पर्यटन स्थलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने के साथ ऐसी आधुनिक ट्रेनें विदेशी यात्रियों के लिए भी भारत को देखने का नया और आरामदायक तरीका बन सकती है। अब ज़रा जापान चलते हैं, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन की बात हो और जापान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जापान की शिंकानसेन सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है, वो पूरा का पूरा हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है दोस्तों। जापान की E5 शिंकानसेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलती है, लेकिन यहाँ भी असली काम सिर्फ 320 तक पहुँचने का नहीं है, कमाल है 320 ट्रेन को संभालने का। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और अंदर बैठे यात्री आराम से अपनी सीट पर बैठे हैं। इसके पीछे सालों की इंजीनियरिंग है दोस्तों। ट्रेन का आकार, हवा को काटने का तरीका, पहियों और सस्पेंशन की बनावट, पटरी की डिज़ाइन, सिग्नल और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। यानी जापान ने सिर्फ तेज़ ट्रेन नहीं बनाई, उसने ट्रेन चलाने वालों का पूरा माहौल तैयार करके दिया। अब चलते हैं चीन। यहाँ मामला और भी बड़ा है। चीन की फ्यूजिंग ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की कमर्शियल ऑपरेटिंग स्पीड तक पहुँच चुकी है। यानी 350। भारत की मौजूदा वंदे भारत सर्विस स्पीड में 3 से दोगुना भी नहीं है। अब ये देखकर कोई भी कह सकता है भाई भारत तो बहुत पीछे है। और हाँ, अगर बात सिर्फ हाई स्पीड रेलवे की है तो जापान और चीन से भारत अभी काफ़ी पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है दोस्तों। वंदे भारत और चीन की 350 किलोमीटर वाली फ्यूजिंग ट्रेन की सीधी रेस लगाना थोड़ा ऐसा है जैसे एक शानदार स्पोर्ट कार को सामान्य शहर की सड़क पर चलाया जाए और दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी को ऐसे ट्रैक पर दौड़ाया जाए जो खास उसी के लिए बनाया गया हो। दोनों तेज हैं, लेकिन उनका मैदान अलग है। यही फ़र्क रेलवे में भी है। ट्रेन कितनी तेज़ है और रेलवे लाइन कितनी तेज़ है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके पास 350 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन हो सकती है, लेकिन अगर पटरी उस रफ्तार के लिए तैयार ही नहीं है तो ट्रेन 350 पर नहीं दौड़ पाएगी। और भारत की चुनौती यहीं से शुरू होती है। भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत विशाल है दोस्तों। हज़ारों किलोमीटर की पटरियाँ, लाखों यात्रियों की आवाजाही, मालगाड़ियाँ, एक्सप्रेस ट्रेनें, लोकल ट्रेनें और अलग अलग तरह की ज़रूरतें। ऐसे नेटवर्क को अचानक 300 या 350 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए बदल देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए पटरी की जियोमेट्री बदलनी होगी, कई जगह मोड़ सुधारने होंगे, सिग्नल को और आधुनिक बनाना होगा, लेवल क्रॉसिंग हटानी होंगी, पुलों और दूसरे ढांचों को ज़्यादा रफ्तार के हिसाब से तैयार करना होगा। और सबसे ज़रूरी, ट्रेन को इतनी तेज़ रफ्तार और सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने के लिए एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी चाहिए होगा। यानी हाई स्पीड ट्रेन खरीद लेना अलग बात है और हाई स्पीड नेटवर्क बनाना अलग बात। अब यही वंदे भारत की खासियत समझ में आती है। भारत ने सीधे ये नहीं कहा कि आज से अपनी पूरी रेलवे को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की बना देते हैं, बल्कि कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश की गई। पहले आधुनिक ट्रेन सेट, फिर मौजूदा नेटवर्क पर उसका इस्तेमाल, फिर ज़रूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड और आगे चलकर हाई स्पीड कॉरिडोर, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई दोस्तों। और इस पूरी कहानी में सबसे ज़रूरी नामों में से एक है भारतीय टैलेंट, क्योंकि वंदे भारत सिर्फ लोहे, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं बनी। इसके पीछे भारतीय इंजीनियर हैं, भारतीय डिज़ाइनर हैं, भारतीय टेक्नीशियन हैं, भारतीय उत्पाद टीम हैं और हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस ट्रेन को बनाने, जोड़ने और जांचने तथा चलने लायक बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। यानी कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया। पहली वंदे भारत ट्रेन सेट चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में विकसित की गई थी और यही बात अपने आप में काफ़ी बड़ी है, क्योंकि किसी देश के लिए विदेशी ट्रेन खरीद लेना आसान है। पैसा दीजिए, ट्रेन खरीदिए और चला दीजिए, लेकिन खुद का ट्रेन बनाना, उसकी तकनीक समझना, उसके सिस्टम को अपने हिसाब से बदलना और फिर उसे बड़े पैमाने पर बनाना है, ये अगला स्तर है। और वंदे भारत इसी दिशा में भारत की क्षमता को दिखाती है। सरकारी जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन सेट में लोकलाइजेशन का स्तर लगभग 90% तक पहुंच चुका है। यानी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रेन भारत में बन रही है, कहानी ये है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग
और इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और यही चीज़ किसी भी देश की तकनीकी ताकत की असली पहचान होती है। अब सवाल, अगर वंदे भारत इतनी आधुनिक है तो फिर ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे पर क्यों नहीं दौड़ती? क्योंकि 160 से 350 तक जाना सिर्फ मोटर बदलने का खेल नहीं है। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है, हवा का दबाव और ड्रैग बढ़ता है, शोर बढ़ता है, पटरी की छोटी सी कमी भी ज़्यादा मायने रखने लगती है। ब्रेक लगाने की दूरी बढ़ती है, सिग्नलिंग को और तेज़ और सटीक होना पड़ता है, मोड़ों की डिज़ाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और सुरक्षा की ज़रूरत कई गुना बढ़ जाती है। यानी 160 से 200 जाना एक चुनौती है, 200 से 300 जाना दूसरी चुनौती और 300 से 350 जाना उससे भी बड़ी चुनौती। इसलिए अगर भारत को भविष्य में 250 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन बनाने हो चाहिए तो ये सिर्फ ट्रेन बनाना काफ़ी नहीं होगा। हमें ऐसे कॉरिडोर चाहिए होंगे जो शुरू से ही उस रफ्तार के लिए बनाए गए हों और यहीं से भारत की अगली रेल कहानी शुरू होती है। क्योंकि आज अगर सवाल पूछा जाए, क्या वंदे भारत जापान के शिंकानसेन से तेज़ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या वंदे भारत चीन की फ्यूजिंग का ट्रेन से तेज़ है? यहाँ भी जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या वंदे भारत दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन है? यहाँ भी हमारा वही जवाब आएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम सवाल बदल दें तो, जैसे क्या वंदे भारत भारत को आधुनिक ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी से ले जाने वाला एक बड़ा कदम है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। और अगर सवाल हो कि क्या ये भारतीय इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, डिज़ाइनरों और मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती क्षमता का उदाहरण है, तो इसका जवाब भी है हाँ। और अगर सवाल हो क्या ये विदेशी यात्रियों के सामने भारत की आधुनिक रेल तकनीक की एक झलक पेश कर सकती है, तो इसका जवाब भी होगा बिल्कुल हाँ। क्योंकि भारत आने वाला कोई भी यात्री जब वंदे भारत में बैठता है तो उसे एक अजीब सा मेल देखने को मिलता है, जैसे कि खिड़की के बाहर सदियों पुराना भारत और उसके अंदर आधुनिक भारत, बाहर खेत कस्बे, पुराने शहर और अंदर आधुनिक सिटी, जानकारी देने वाली स्क्रीन, अपने आप खुलने बंद होने वाली दरवाजे, आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम और नई पीढ़ी की ट्रेन तकनीक। यानी वंदे भारत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली मशीन नहीं रह जाती, वो भारत के बदलते चेहरे की चलती फिरती झलक भी बन जाती है। और शायद यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि जापान की ताकत उसके शिंकानसेन है, चीन की ताकत उसकी फ्यूजिंग और विशाल हाई स्पीड नेटवर्क है और भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। भारत एक विशाल और पहले से मौजूद रेलवे नेटवर्क के ऊपर धीरे धीरे आधुनिक ट्रेन तकनीक की नई परत चढ़ा रहा है। पुराने नेटवर्क को फेंक कर नया नहीं बना रहा, बल्कि उसी के भीतर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और शायद इसी वजह से वंदे भारत को केवल उसकी टॉप स्पीड से देखना उसकी पूरी कहानी को आधा पढ़ना है। क्योंकि जब आप किसी स्टेशन पर वंदे भारत को आते देखते हैं तो आप सिर्फ एक ट्रेन की पटरी पर दौड़ते हुए नहीं देख रहे हो, आप एक बदलाव देख रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जहां आगे इंजन और पीछे डिब्बों वाली पुरानी सोच से ट्रेन सेट वाली नई सोच की तरफ कदम बढ़ रहा है। जहां यात्री सुविधा सिर्फ ऊपर से चमकाने की चीज़ नहीं है, बल्कि ट्रेन के डिज़ाइन का हिस्सा भी बन रही है। जहां एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग भी यात्रा के समय को प्रभावित करते हैं। जहां भारतीय इंजीनियर और टेक्नीशियन आधुनिक रेल तकनीक को अपने हाथों में ले रहे हैं और जहां धीरे धीरे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा रफ्तार के लिए तैयार किया जा रहा है। आज वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की दुनिया में है। कल शायद इसकी अगली पीढ़ी इससे कहीं तेज हो, लेकिन उस दिन असली सवाल सिर्फ ट्रेन की मोटर का नहीं होगा दोस्तों। सवाल होगा, क्या हमारी पटरी तैयार है? क्या सिग्नल तैयार है? क्या सुरक्षा व्यवस्था तैयार है? क्या पूरा कॉरिडोर तैयार है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ हुआ, तभी भारत सच में दुनिया के हाई स्पीड रेल दौड़ में अगली छलांग लगा पाएगा। तो आखिर फैसला क्या है? वंदे भारत आज जापान के शिंकानसेन या चीन की फ्यूजिंग से रफ्तार में आगे नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसे सिर्फ रफ्तार के पैमाने पर कमज़ोर कहना भी गलत होगा दोस्तों। क्योंकि इसकी असली उपलब्धि शायद ये है कि भारत ने दिखाना शुरू कर दिया है कि आधुनिक ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी को अपने विशाल रेलवे नेटवर्क में अपनाया जा सकता है। इसे चलाने के लिए हर जगह अलग नई पटरी बिछाना जरूरी नहीं पड़ा। इसे भारतीय रेलवे के मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क को ध्यान में रखकर विकसित किया गया। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता बढ़ाई जाती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सिग्नलिंग और ट्रैक को भी बेहतर किया गया, और आगे जहाँ बहुत ज़्यादा रफ्तार चाहिए वहाँ अलग हाई स्पीड कॉरिडोर की ज़रूरत होगी, जैसे कि गुजरात से मुंबई तक की।
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। यानी वंदे भारत सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये पुराने भारतीय रेलवे नेटवर्क और भविष्य की तेज़ रफ्तार वाली भारतीय रेल के बीच एक पुल जैसा कदम है। और इस पुल को बनाने में सिर्फ मशीनों का योगदान नहीं है, इसमें भारतीय दिमाग भी लगा है, भारतीय हाथ भी लगे हैं और भारतीय हुनर भी। शायद आज की इस 160 किलोमीटर प्रति घंटे वाली वंदे भारत में कल की उससे कहीं ज़्यादा तेज़ भारतीय ट्रेन की नींव बन रही है। और अब अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या वंदे भारत दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है, तो सिर्फ हाँ या ना मत कहिएगा, कहिए रफ्तार में नहीं, लेकिन भारत की तेज़ होती रेल तकनीक की कहानी में इस ट्रेन की जगह ज़रूर खास है। और शायद इसमें एक और बात जोड़िए कि किसी देश की तरक्की सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती कि उसकी ट्रेन कितनी तेज़ है, ये भी देखा जाता है कि वो देश अपनी खुद की कितनी तकनीक अच्छी तरह से बना रहा है। और उस कसौटी पर वंदे भारत की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेनें हैं और दूसरी तरफ है भारत, जो अपनी विशाल पुरानी रेलवे व्यवस्था के बीच धीरे धीरे नई तकनीक के इंजन को आगे बढ़ा रहा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आज भारत 160 पर है, लेकिन कल कहाँ होगा? 250, 300 या उससे भी आगे? अगर भारत भविष्य में ऐसी ट्रेन बनाए जो 250 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके, तो आप उसे सबसे पहले किस रूट में देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जहां हम सिर्फ तकनीक की तारीफ़ या आलोचना नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी खोल कर देखते हैं, तो टीचिंग गेमिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार भी हम किसी ऐसी चीज़ के पीछे छिपी कहानी लेकर आएंगे जिसे आप रोज़ देखते हैं, लेकिन शायद उसके अंदर चल रही दुनिया के बारे में कभी सोचा नहीं होगा। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।